अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर। ऑस्मो रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास होम्योस्टेसिस का, और ये हमारे पास मेंटेन करता है, एक बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन द वाटर एंड सोल्यूट्स। वाटर और सोल्यूट्स के दरमियान हमारे पास एक बैलेंस मेंटेन करता है। वाटर और सोल्यूट का जो कंटेंट होता है हमारे सेल में, हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट का जो कंटेंट होता है किसी सेल के अंदर, वो बेसिकली हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास रेगुलेशन का प्रोसेस है जो कि गेन और लॉस ऑफ वाटर और सोल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं वाटर रिलेशन ऑफ सेल। सेल के साथ हमारे वाटर का क्या रिलेशन है। हमें पता है कि वाटर जो है ये एक बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है, और तकरीबन तमाम सॉल्यूट्स को ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और उनके साथ मिलकर एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। वाटर इस प्रॉपर्टी की वजह से ड्राइव करता है मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग सेल। हमारी बॉडी, हमारी लिविंग सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमारे पास सेल के अंदर या बॉडी के अंदर वाटर ज़रूर लाजमी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो क्योंकि एक्वस मीडियम रिक्वायर करते हैं, उन्हें एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे पास वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं बॉडी में वो वाटर के थ्रू होते हैं, और वाटर हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है जो कि तमाम इस तरह की रिएक्शंस को बहुत आसानी से अपने अंदर होने देता है। अब वाटर जो है ये किसी भी सेल के अंदर और बाहर मूव करता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू इन एंड आउट मूव करता है हमारे सेल के अंदर। हमारा जो सेल है इसके अंदर और बाहर ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू मूव करता है। अब हम बात करते हैं कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस हमारे पास एक स्पेशल काइंड होती है डिफ्यूजन की। हमारे पास स्पेशल काइंड होती है डिफ्यूजन की, यानी कि ये डिफ्यूजन का ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाती है। अगर हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की बात करें तो ये है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि वाटर की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन में बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन से वाटर मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन में, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे पास सेलुलर लेवल पे क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल के अंदर या बाहर मूवमेंट जो होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोसेस हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाता है। और वाटर की मूवमेंट सेल से इन एंड आउट किस प्रोसेस के थ्रू होती है? ऑस्मोसिस के। आप देख सकते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन तक ये जो डेफिनेशन है ये हमारी डिफ्यूजन की डेफिनेशन है।
लेकिन डिफ्यूजन की एक स्पेशल काइंड है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास मूवमेंट होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में आती है, तो उस प्रोसेस को फिर हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी। हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू हमें पता चल गया कि ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर और सोल्यूट को बैलेंस किया जाता है बॉडी में। अब ये वाटर और सोल्यूट का बैलेंस किस तरीके से होता है? हम एग्जाम्पल के तौर पे 2 कंटेनर्स लेंगे। ये आ गए हमारे पास 2 कंटेनर्स। अब हमारे पास एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है। ये दोनों कंटेनर्स आपस में जुड़े हुए हैं फॉर सपोज बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ये आप कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी। कंटेनर जो ए है उसमें हमारे पास मोर वाटर है और लेस सोल्यूट्स हैं, जबकि जो कंटेनर बी है उसमें लेस वाटर है और मोर सोल्यूट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक रूल है जो कि हम हमेशा फॉलो करेंगे, जो कि एक नेचुरल रूल है। अब हमारे पास एक रूल है ऑस्मो रेगुलेशन का, दैट वाटर ऑलवेज फॉलो द सोल्यूट्स। वाटर हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ सोल्यूट्स होते हैं या जहाँ सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमें ये रूल हमेशा याद रखना है कि वाटर ऑलवेज फॉलो द सोल्यूट्स। अब यहाँ आते हैं, ये जो हमारे पास दोनों कंटेनर्स हैं, अब क्या होगा? हमारे पास ए कंटेनर में ज़्यादा वाटर है जबकि बी कंटेनर में ज़्यादा सोल्यूट्स हैं। अब सोल्यूट्स हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा हैं? बी कंटेनर में। तो ऑब्वियसली इस रूल के मुताबिक वाटर जो है वो हमेशा सोल्यूट्स की तरफ जाएगा, जहाँ ज़्यादा सोल्यूट्स होंगे उस तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा कि हमारे पास कंटेनर ए जो है इससे वाटर कंटेनर बी में जाएगा, मूव करेगा टूवर्ड्स कंटेनर बी बाय दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये क्या प्रोसेस हो रहा है? ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस कंटेनर से वाटर इस कंटेनर में जा रहा है। और ये कब तक जाएगा? जब तक के कंटेनर्स में सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, यानी कि कंटेनर ए में जितना वाटर है उतने ही सॉल्यूट्स रह जाएं और कंटेनर बी में भी जितना ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं उतने ज़्यादा वाटर की हमारे पास क्वांटिटी आ जाए, तो फिर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाएगा तो फिर कोई वाटर ए से उठ के बी की तरफ नहीं जाएगा, वाटर ए से बी की तरफ मूव नहीं करेगा। ये जो वाटर होता है ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से हमारे पास मूव करता है टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। हमने ये देखा भी कि ये हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह हमारे पास होती है वाटर पोटेंशियल। ये वाटर पोटेंशियल क्या टर्म है? वाटर पोटेंशियल, ये वाटर पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की। हमारे पास ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है। वाटर की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अगर इसको मैं फर्दर डिफाइन करूं तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल हमारे पास कैपेसिटी होती है किसी भी लिविंग सिस्टम की पानी को लूज करने की। कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम capacity of a living system to lose water। ये हमारे पास कैपेसिटी होती है एक लिविंग सिस्टम की कि वो वाटर कितना लूज कर सकता है। उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी हमारे पास लिविंग सिस्टम है, कोई भी सेल है,
वो कितना वाटर लूज कर सकता है, ये उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है उसकी, उसके पास जितना होता है वाटर, ये उसकी कैपेसिटी है। तो ये जो है ये उसका वाटर पोटेंशियल कहलाती है। और हम जानते हैं कि जाहिर सी बात है, अगर हायर कंसंट्रेशन होगी वाटर की किसी भी लिविंग सेल में या लिविंग सिस्टम में, तो जाहिर है उसके पास वो कैपेसिटी, वो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा वाटर लूज करने का। तो इसीलिए जो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन होती हैं उनमें हमारे पास ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू हाई में हमारे पास वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है लो के मुकाबले में। ज़ाहिर है जितना ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वाटर की, उतना ही वो वाटर लूज कर सकेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या चीज़ है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कहलाती है कि ये कितना कंसंट्रेटेड है कोई भी सॉल्यूशन। और बायोलॉजिकली हम दो नामों से एक्सप्रेस करते हैं इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। या तो हम उसको डिफाइन करते हैं एज वाटर पोटेंशियल, या तो हम उसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, या हम उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इन केस ऑफ एनिमल। इन केस ऑफ एनिमल हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या शो करती हैं, ये हमारे पास शो करती हैं, ये दोनों टर्म्स हमारे पास शो करती हैं relative amount of water and solutes in a cell। सेल के अंदर जो हमारे पास रिलेटिव अमाउंट होती है वाटर और सोल्यूट्स की, ये दोनों टर्म्स हमें वो बताती हैं। अच्छा, जो प्लांट सेल में हमारे पास सेल सेप होता है, यानी कि वैक्यूल का जो सॉल्यूशन होता है सेल सेप, उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, उसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल। जिस तरह हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा था कि हमारी बॉडी की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है जो कि फ्लक्चुएट करती है, तो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट भी असरअंदाज होती है। इसी तरीके से हमारी सेल की भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है और उसमें भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसमें चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो भी डिफरेंट चेंजेस उसमें अंदर आती हैं और वो उन चेंजेस को अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल, हमारे पास तीन तरह की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती हैं। एक होती है हाइपोटोनिक, एक होती है हाइपरटोनिक, और हमारे पास आखिरी है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपो वर्ड निकला है लेस से, लेस, और टोनिक हमारे पास टोनिसिटी से निकला है, जिसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। वर्ड ऑस्मोलैरिटी, आप यहाँ पे इस चैप्टर में दो वर्ड ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ऑस्मोलैरिटी और टोनिसिटी। ऑस्मोलैरिटी और टोनिसिटी, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटोनिक, टोनिक यानी सॉल्यूट्स, तो हाइपोटोनिक से मतलब क्या है? लेस सॉल्यूट्स। हाइपरटोनिक वर्ड का मतलब है मोर,
और टॉनिक का मतलब भी अगर हम निकालें तो सॉल्यूट्स यानी मोर सॉल्यूट्स। और आइसोटॉनिक, आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब सॉल्ट, यानी सेम कंसंट्रेशन अगर हम इससे मतलब निकालें तो। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेस सॉल्यूट्स होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये क्या सॉल्यूशन है, ये एक्चुअली एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से मुराद है कि इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और हमारे पास हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है ये हमारे पास कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि हमारे पास सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है वाटर के मुकाबले में। ठीक है, आइसोटोनिक हमारे पास क्या है, ये वाटर और सॉल्यूट्स की सेम कंसंट्रेशन होती है, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हाउ सेल रिएक्ट इन डिफरेंट मीडियम। जो 3 डिफरेंट मीडियम है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, इनमें जब हम सेल को रखते हैं तो ये सेल किस तरह से रिएक्ट करता है, सेल किस तरह से परफॉर्म करता है और सेल को क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। सबसे पहले हमारे पास एक हाइपोटोनिक मीडियम है। हाइपोटोनिक मीडियम से हमारा क्या मतलब है कि मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट्स, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्यूट्स हमारे पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ सेल। इस सेल को हमने इस हाइपोटोनिक मीडियम में रखा। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम कंपेयर करें तो इस सेल की कंसंट्रेशन जो है वो हाइपोटोनिक मीडियम से ज़्यादा है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सेल की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हाइपोटोनिक मीडियम। तो सॉल्यूट्स को फॉलो करते हुए यहाँ से जो वाटर है, वाटर ऑलवेज फॉलो द सॉल्यूट्स, तो हमारा जो यहाँ से वाटर है ये मूव करना शुरू करेगा सेल के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस। हमारे पास एंडोऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है और क्योंकि वो सेल के अंदर जा रहा है तो ये एंडोऑस्मोसिस है। एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, हमारे पास सेल के अंदर वाटर जाता रहेगा और अब सेल को क्या होता है जब ये हाइपोटोनिक मीडियम में रखा जाता है, एंडोऑस्मोसिस तो हो रही है। हमारे पास हम एग्जांपल लेंगे 2 सेल्स की, एक हमारे पास है प्लांट सेल, एक हमारे पास है प्लांट सेल और दूसरा हमारे पास है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल हमारे पास क्या होगा, ये बर्स्ट नहीं होगा, जबकि एनिमल सेल टर्जिड होना शुरू होता है और एक लेवल आएगा जब ये बर्स्ट हो जाएगा। ये जो एनिमल सेल है ये हमारे पास बर्स्ट हो जाएगा, और इस बर्स्ट की वजह क्या होती है, इस बर्स्ट की वजह होती है कि टर्गर प्रेशर जो हमारे पास बनता है, यानी जब सेल टर्जिड हो जाता है तो उसके अंदर जो प्रेशर बिल्ड होता है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। और ये तो अब जब ये टर्गर प्रेशर हमारे पास बिल्ड हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि एनिमल सेल में जो होती है सबसे आखिरी लेयर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रेजिस्ट नहीं कर पाती वो प्रेशर जो कि बिल्ड होता है, कैन नॉट रेजिस्ट प्रेशर पोटेंशियल। जो प्रेशर पोटेंशियल बिल्ड होता है इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं, टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। तो ये जो बिल्ड होता है प्रेशर, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेजिस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो इतनी टफ, इतनी रिजिड नहीं होती। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, सेल बर्स्ट हो जाता है, एनिमल सेल। जबकि प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में हमारे पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है टफ होती है, रिजिड होती है, तो ये क्या करेगी हमारे पास, ये रेजिस्ट करती है आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटवर्ड जो है एक्सपेंड होने से रोकती है, और ये जो आउटवर्ड एक्सपेंशन से ये रोकती है, इसकी वजह से हमारे पास जो है सेल बर्स्ट नहीं हो पाता और एक सर्टेन लेवल पे आके एक सर्टेन टर्जिडिटी ऑक्यूपाई करके सेल में फर्दर जो इनटेक होता है वाटर का वो स्टॉप हो जाता है, यानी फर्दर अपटेक वाटर का रुक जाएगा और जो एक टर्गर प्रेशर जो भी बिल्ड होता है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और एक सेल एक लेवल पे आके टर्जिड होके रुक जाएगा, फर्दर इनटेक वाटर का नहीं होगा, इसीलिए प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता, जबकि एनिमल सेल होता है ये बर्स्ट हो जाता है। प्लांट सेल जो होता है ये कब तक एक्सपेंड करता है और कब तक टर्जिड होता है, जब तक के जो इनसाइड प्रेशर है वो बढ़ के उतना ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर के, तब तक ये सेल जो है ये हमारे पास टर्जिड होता चला जाता है। जब हमारे पास इंटरनल प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाता है तो फिर फर्दर इनटेक ऑफ वाटर रुक जाता है। तो क्या होगा, जब ये एक्सपेंशन को रेजिस्ट करता है तो हमारे पास फर्दर अपटेक ऑफ वाटर जो होता है रेजिस्ट होता है और फिर ग्रेजुअली फाइनली इनटेक ऑफ वाटर हमारे पास स्टॉप हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक मीडियम की। हाइपरटोनिक मीडियम से क्या मतलब है कि हमारे पास मोर सोल्यूट्स हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, तो मोर सॉल्यूट्स हैं और लेस वाटर, लेस वाटर है, मोर सॉल्यूट्स हैं हमारे पास। अब ऐसे में क्या होगा, कंपैरेटिवली जो सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट होगी वो हाइपोटोनिक होगी एज कंपेयर टू द हाइपरटोनिक एक्सटर्नल मीडियम। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जाहिर है बाहर जो है इतना बड़ा मीडियम है और इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल की वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमारे पास सेल के अंदर से वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी कि हमारे पास जो प्रोसेस होगा ये होगा एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस, एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा यहाँ पे, और सारा वाटर बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अब सारा वाटर जो जब बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा, हमारे पास सेल फ्लैसिड हो जाएगा और जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे पास बिल्कुल सेल वॉल के करीब आके चिपक जाएगी, बिल्कुल इस तरफ आ जाएगा, जितना भी हमारे पास जितना प्लाज्मा मटेरियल है वो सारा कॉर्नर के साइड्स पे आ जाएगा। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो वर्ड प्लाज्मा से निकला है और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो यानी कि हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है और वाटर का लॉस हो गया, तो ये प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। डी प्लाज्मोलाइसिस इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, जो कि कब परफॉर्म होता है, जब हम हाइपोटोनिक मीडियम में रखते हैं तो वो जो प्रोसेस हमारे पास होता है कि सेल टर्जिड हो जाता है उसको हम डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और यहाँ पे जो ये हमारे पास सेल फ्लैसिड हो गया है इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब बात करते हैं आइसोटोनिक मीडियम की। आइसोटोनिक मीडियम हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो ये हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास सेम कंसंट्रेशन है किसकी, वाटर एंड सॉल्यूट्स की, वाटर और सॉल्यूट्स की हमारे पास सेम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सेल को एक आइसोटोनिक मीडियम में हमने प्लेस किया। अब हमने जब इस सेल को इस आइसोटोनिक मीडियम में प्लेस किया है तो इस आइसोटोनिक मीडियम को ना वाटर चाहिए ज़्यादा ना सॉल्यूट चाहिए, क्योंकि उसकी सॉल्यूट और वाटर के दरमियान इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो ना हमारे पास वाटर अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, बाहर जाएगा और अंदर आएगा भी तो सेम अमाउंट में जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास नेट फ्लो होगा वाटर का और सॉल्यूट्स का वो नहीं होगा, या उसको हम कहेंगे कि वो ज़ीरो होगा। नो नेट फ्लो ऑफ वाटर
in and out of the cell. यानी कि नेट फ्लो जो होगा वो हमारे पास कुछ नहीं होगा, ना वाटर अंदर और बाहर जो जाएगा वो कोई किसी जगह से भी उसकी कमी नहीं होगी, ना ही हमारे पास ऐसा होगा कि सेल की वाटर कंसंट्रेशन कम होगी इस मीडियम में, और ना ही आइसोटोनिक मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास सेल का जो वॉल्यूम है वो रिमेन स्टेबल रहेगा। सेल का वॉल्यूम हमारे पास स्टेबल रहेगा, ठीक है। और जब ये स्टेबल रहेगा तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं हुआ सेल को, नथिंग हैपन्स टू द सेल। जब हम आइसोटोनिक मीडियम में रखते हैं तो सेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आती और सेल को कुछ भी नहीं होता, नथिंग हैपन्स टू द सेल। मैं इसको थोड़ा कॉर्नर पे लिख लेती हूँ। नथिंग हैपन्स टू द सेल, सेल को कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी सेल के अंदर जब हम उसको आइसोटोनिक मीडियम में रखते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गिव इट अ बिग थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर, और do comment if you want me to make a video on a topic. You can mention it below. Share as much as you can. Thank you. Allah Hafiz.